नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये गियासुद्दीन तुगलक जो पूर्ववर्ती राजा था इसका और तुगलक वंश का संस्थापक था, ये उसका बेटा है। इसका नाम जूना खां या जोना खां, कहीं आपको जूना खां लिखा मिलेगा किसी किताब में, किसी किताब में आपको जोना खां मिलेगा। तो ये इसका मूल नाम था। गियासुद्दीन तुगलक जो इसके पिताजी थे वो इसे उलुग खां की उपाधि उन्होंने दी थी। आपने देखा होगा कि जो सल्तनत काल है उसमें कई लोग अपने कई सिपा सालारों को या अपने पुत्रों को या अपने भाइयों को उलुग खां की उपाधि देंगे। तो उसी तरह से उलुग खां की उपाधि इसे भी मिली हुई थी। और गियासुद्दीन का पुत्र था, जैसा मैंने आपको बताया कि ये गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। और गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु मैंने आपको बताया था कि 1325 ईस्वी में हो गई थी और उसके बाद ये गद्दी पर बैठा था। सर्वाधिक बड़ा जो साम्राज्य काल था ना, वो साम्राज्य था वो इसके ही काल में था। इसका जो क्षेत्रफल था वो पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा था। कुल 23 राज्य, आप ये देखेंगे 23 राज्य जो थे, 23 राज्य इसके जो दिल्ली सल्तनत थी इसका हिस्सा थे। अच्छा, 23 राज्यों में इसका शासनकाल था, लेकिन जो 34 राज्य थे, 34 राज्य आप देखेंगे, इन 34 प्रांतों में विद्रोह भी हुआ था इसके काल में। तो इसका मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य भी सबसे बड़ा था और सबसे ज़्यादा विद्रोह भी इसी के काल में हुए थे। और जो 34 राज्यों में विद्रोह हुआ ना, उसमें दक्षिण भारत में, केवल दक्षिण भारत में 27 विद्रोह हुए थे। तो ये एक कारण था कि इसने आगे चलकर अपनी राजधानी भी परिवर्तित की थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कृषि के विकास के लिए इसने बहुत काम किया। हमने देखा इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने काम किया था। गियासुद्दीन तुगलक वो पहला व्यक्ति था जिसने नहर बनवाई थी, डाक व्यवस्था शुरू की थी। उसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। ये पहला सुल्तान था जिसने कृषि के लिए एक अलग विभाग ही बनाया, उसका नाम रखा दीवान कोही। और इस विभाग के माध्यम से आपको डिटेल में आगे बताएंगे कि ये जो किसान थे उन्हें ऋण भी प्रदान करता था और इसकी जो भू राजस्व की दर थी वो 1/2 या 50% थी। ठीक है दोस्तों, तो इब्न बतूता एक प्रमुख जो विद्वान था वो इसके शासनकाल में आया था। ये मोरक्को का निवासी था और 1333 ईस्वी में आया था। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जिन प्रभासूरी तथा राजशेखर, ये भी जो विद्वान थे इसके दरबारी विद्वान थे और जिन प्रभासूरी के साथ इसका संवाद भी हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक का संवाद हुआ था, तो आप ये याद रखेंगे, जिन प्रभासूरी। इसी के काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। आपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में सुना होगा, एक महान साम्राज्य था विजयनगर। तो हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसी साम्राज्य में आगे जाकर कृष्णदेव राय जैसे महान शासक होते हैं। तो इसकी स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में हुई थी। मैंने बताया ना, दक्षिण भारत में बहुत सारे विद्रोह इसके काल में हुए थे, 27 विद्रोह हुए थे। तो कई लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो ये वही काल था जिस काल में हरिहर और बुक्का ने भी मौका देखा और अपना एक अलग साम्राज्य बनाया और वो विजयनगर साम्राज्य कहलाया आगे चलकर। ठीक है, महाराष्ट्र क्षेत्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ये महाराष्ट्र भी दक्षिण में ही आता है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह यहाँ एक सूबेदार था। इसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में की। ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का दोस्तों जिसने होली और दशहरे का त्यौहार मनाने दिया हिंदुओं को, और साथ ही साथ मनाने ही नहीं दिया, उन त्योहारों में भाग भी लिया, खुद भी भाग लेता था उन त्योहारों में। तो ये पहला सुल्तान था। तो ये इसके बारे में प्रमुख चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। इसके अलावा मोहम्मद तुगलक पहला सुल्तान था जिसने गैर तुर्कों तथा भारतीय मुसलमानों को भी उच्च पद दिए।
अपना जो सल्तनत था, इससे पहले क्या होता था कि जितने भी सुल्तान होते थे ना, वो केवल तुर्कों को, अमीरों को खुश करने में लगे रहते थे। तो भारतीय मुसलमानों को कोई पद नहीं दिया जाता था, जो गैर तुर्क थे उनको भी कोई पद नहीं दिया जाता था, केवल जो तुर्क थे उन्हें ही पद दिए जाते थे। लेकिन इसने कहा कि नहीं, जो योग्य है उसे पद दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि योग्यता के आधार पर सल्तनत काल में पदों का जो आवंटन था वो किस राजा के, किस सुल्तान के द्वारा किया गया। तो आप लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ज़ियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद तुगलक के दरबार में 17 वर्ष रहा। ये एक विद्वान था, ये भी इसके दरबार का एक विद्वान था, 17 वर्ष इसके दरबार में रहा। पर ये खुद तुर्क था ज़ियाउद्दीन बर्नी, और जब इसने तुर्कों के खिलाफ उच्च पद, तुर्कों को, गैर तुर्कों को और भारतीय मुसलमानों को जब इसने उच्च पद दिए तो इसने बहुत उसका विरोध किया, और जो सुल्तान था उसको इसने यहाँ तक कि छिछोरा, माली, रसोइया, जुलाहा, ये सब इसने सुल्तान को कहा, क्योंकि बिल्कुल खुश नहीं था कि गैर तुर्कों को भी महत्वपूर्ण स्थान सल्तनत काल में दिया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई कार्य किए हैं जिनके बारे में सुना जाता है और पढ़ा जाता है और पूछा जाता है, इसलिए हम उनके कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सर्वाधिक विद्वान शासक था। दोस्तों, ये सर्वाधिक विद्वान शासक सल्तनत काल का हुआ करता था, और इसे बहुत विद्वान शासक माना जाता था। इसलिए माना जाता था क्योंकि ये खगोल शास्त्र में, आपका खगोल शास्त्र हुआ, गणित हुआ, दर्शन हुआ, आयुर्वेद हुआ, चिकित्सा शास्त्र का आयुर्विज्ञान, और तर्कशास्त्र, इन सभी में इसे महारत हासिल थी। तो एक पढ़ा लिखा सुल्तान था, एक विद्वान राजा था, इसलिए ये जानता था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इसके कारण इससे कई लोग चिढ़ते भी थे। पर क्या होता था, इसने बहुत सारे अनोखे काम किए, नई नई चीज़ें इसने शुरू की, पर इसका दुर्भाग्य इसके आगे आगे चलता था। जैसे ही ये कोई नई योजना शुरू करता था, कोई नया काम शुरू करता था, तो इसका दुर्भाग्य वहाँ पर दरवाज़ा बंद करके बस खड़ा हो जाता था और इसकी योजना विफल हो जाती थी। तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए, ये तो इसका सफल भी रहा। क्या हुआ था कि दोआब क्षेत्र जो था उसमें इसने 1/2 कर लगा दिया, 50%, पर उसी समय वहाँ पर अकाल हो गया, किसान परेशान हो गए, कुछ ने विद्रोह भी कर दिया। जब ये बात मोहम्मद बिन तुगलक तक पहुँची तो उसने कहा कि नहीं, किसानों को सहायता देनी चाहिए, और उसने दीवान कोही या अमीर कोही, कहीं आपको दीवान कोही लिखा मिलेगा, कहीं अमीर कोही मिलेगा, एक नया कृषि विभाग बना दिया, जिसे आज हम कृषि मंत्रालय के नाम से जानते हैं ना। वो विभाग की सबसे पहले स्थापना जो सल्तनत काल में की थी वो इसी ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके अलावा देखिए, इसने 60 वर्ग मील की एक कृषि भूमि को संरक्षित किया। 60 वर्ग मील की एक कृषि भूमि इसने अलग हटा दी, और उस पर हेर फेर के साथ, जिसे हम आजकल मल्टी क्रॉपिंग, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे, मल्टी क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग जिसे हम कहते हैं, वो जो कृषि पद्धतियां हैं वो इसने यहाँ पे शुरू करवाई। जिससे क्या होता है कि जब जो किसान होंगे या खेती के बैकग्राउंड से होंगे, उन्हें पता होगा कि जब खेतों में समय समय पर जो फसलों को बदल दिया जाता है तो जो धरती की उपज है वो बढ़ जाती है। जैसे एक सीज़न में आपने गेहूं लगाया, उसके बाद आपने दूसरी फसल लगाई, उसके बाद जब गेहूं का सीज़न आया तो उसमें आपने गेहूं ना लगा के चना लगाया, उसके साथ सब्जियां लगाई, तो इसे मल्टी क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। तो ये शुरुआत इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने उस समय कर दी थी किसानों के हित के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा काम था। 1327 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से देवगिरी, अब देखिए यहाँ से इसका दुर्भाग्य शुरू होता है। 1327 ईस्वी में, ये भी जो बात है ना कृषि की, ये 1328 के लगभग है। 1327 में इसने क्या हुआ कि दक्षिण में, मैंने आपको बताया, बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। ये दिया हुआ है, दरअसल दक्षिण भारत में हो रहे विद्रोह को शांत करने के लिए, बहुत सारे दक्षिण भारत में 27 विद्रोह हुए थे, तो उन विद्रोह को शांत करने के लिए इसे दिल्ली से जाना पड़ता था। तो दिल्ली से एक लंबा चक्कर उसे लगाना पड़ता था। इसके लिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी राजधानी बीच में बना दूँ। मैं अपनी, मान लो भाई ये भारत है, इधर है ना, ये पूरा भारत है। अब यहाँ है दिल्ली, दिल्ली यहाँ है, पर यहाँ अगर विद्रोह होंगे तो बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का जाने के लिए। तो अगर ये बीच में, यहाँ पर जो है बीच में अपनी राजधानी बना देगा तो इसे यहाँ कंट्रोल करने में भी आसानी होगी और इसे यहाँ कंट्रोल करने में भी आसानी होगी। तो इसकी सोच गलत नहीं थी,
तो इसने सोचा क्यों ना मैं देवगिरी में, देवगिरी नाम की जगह थी वो बिल्कुल बीच में थी इसके साम्राज्य के, तो इसने सोचा कि मैं अपना जो शासन व्यवस्था है, जो राजकाज है, वो मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ और अपनी राजधानी को देवगिरी बना दिया। हालांकि कई लोगों ने इसे सलाह दी कि नहीं आप उज्जैन को बना दो, पर इसने कहा नहीं वो ठीक है, हम देवगिरी बनाएंगे, और उसका नाम बदलकर इसने देवगिरी का दौलताबाद कर दिया। और कहीं कहीं इससे कुबुतुल इस्लाम भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, खासकर MPPSC, UPPSC, PCS जो होते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम UPSC जो होते हैं, उनमें दौलताबाद ना देकर ये पूछ लिया जाता है कि कुतुबुल इस्लाम नामक राजधानी किस सुल्तान द्वारा बनाई गई थी। तो ये इसके जवाब मुश्किल हो जाता है देना, तो याद रखिएगा दौलताबाद का ही एक दूसरा नाम था कुतुबुल इस्लाम। ये मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों ने उसे जो है उज्जैन में बनाने की सलाह दे दी थी, पर वो नहीं माना और उसने देवगिरी को राजधानी बनाया। उसने सैनिकों के साथ साथ जनता को भी दौलताबाद जाने का आदेश दिया। ये इसकी एक भूल हो गई, उसने सैनिकों के साथ जनता को भी आदेश दिया। कुछ विद्वानों ने लिखा है कि वहाँ पर केवल जानवर रह गए थे, वहाँ पर केवल बिल्ली और कुत्ते रह गए थे, पूरी दिल्ली को इसने शिफ्ट कर दिया था। पर ऐसा नहीं होता है, पूरा सब कुछ उठाकर अगर आप दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं। हमने देखा है आज भी जब बड़े बड़े बांधों के कारण लोगों को विस्थापित करते हैं तो उन्हें इस्टेब्लिश होने में पीढ़ियाँ लग जाती हैं, और उसके बाद भी वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाते। तो बहुत मुश्किल होता है ये, और उस दौर में तो और मुश्किलें थी, यातायात की, हर चीज़ की। तो इसकी योजना पूरी तरह विफल हो गई, जनता भी इससे नाराज़ हो गई, और 1335 ईस्वी में 27 में इसने राजधानी ट्रांसफ़र की थी, और 35 में मतलब 8 साल बाद आप देखेंगे कि इसे दिल्ली में राजधानी वापस शिफ्ट अपनी करनी पड़ी। तो ये इसका एक दुर्भाग्य यहाँ से चालू हो गया, अब कभी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप देखते जाइए। दोआब क्षेत्र में भू राजस्व की दर बढ़ाकर इसने 50% कर दी, 1/2 मतलब 50% कर दी इसने दोआब क्षेत्र में भू राजस्व की दर बढ़ाकर। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण, अब भैया इसे पैसा चाहिए था तो इसने बढ़ा दी, पर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इसी साल पड़ गया अकाल और फिर प्लेग। एक महामारी हो गई प्लेग, जैसे आजकल कोरोना है ना, इसी तरह की एक महामारी हो गई प्लेग, और अकाल पड़ गया। तो लोगों की बड़ी बुरी आर्थिक स्थिति हो गई, सामाजिक स्थिति हो गई, और उसके ऊपर से 50% कर, तो जनता कैसे देगी भाई? तो जनता ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। किसानों ने विद्रोह कर दिया कि जब हम खेती ही नहीं कर रहे तो मैं कर कहाँ से देंगे, खेती नहीं करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक तक ये बात पहुँची, मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया। तो उसने दीवाने कोही नामक एक विभाग बनाया, दीवाने कोही नामक विभाग बनाकर कृषकों को इसने ऋण दे दिया। इससे जो इसने ऋण दिया ना, इससे इसके खजाने पर जो भार आया वो लगभग 70 लाख टंके, चांदी का जो सिक्का होता था उसे टंका बोलते थे, तो 70 लाख टंकों का इसके खजाने पर अतिरिक्त भार आया। इसके साथ ही साथ खुरासान अभियान इसने किया। ये खुरासान के सुल्तान अब सैयद के खिलाफ, अब्दुल सैयद है शायद, ये देखिएगा, अब सैयद के खिलाफ के विरुद्ध अभियान के लिए योजना बनाई तथा इसके लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की। इसने कितनी सेना तैयार की? 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना। दोस्तों, आज हमारे जो भारत की कुल सेना है वो लगभग 6 लाख के लगभग है। तो आप सोचिए कि इसने 3,70,000 की सेना सिर्फ खुरासान अभियान के लिए तैयार की, और उसे सबसे बड़ी भूल की 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया। अब देखिए, आप किसी को भी, अगर आपका कोई ऑफिस भी है छोटा सा और उसके कर्मचारियों को अगर आप 1 साल का अग्रिम वेतन दे देंगे तो फिर उसके बाद वो लोग मन से काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। एक तो वो इशू था, और उसके बाद इसने क्या किया कि उसी समय क्या हुआ कि मध्य एशिया में राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिसके कारण इसे ये अभियान रद्द करना पड़ा। तो इसके 3,70,000 सैनिकों को 1 साल का वेतन देना महंगा पड़ गया, और खजाना जो है खाली हो गया। 70 लाख टके बांट दिए एक ऋण के रूप में किसानों को, और उसके बाद जो कुछ बचा था वो सेना में लगा दिया। हो गई ये स्थितियां खराब हो गई। इसी के कारण आगे जाके आप देखिए इसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना पड़ा। पढ़ते हैं इसके बारे में। दोआब के किसानों को भारी मात्रा
में ऋण देने, खुरासान अभियान की असफलता तथा विश्व बाजार में सोने व चांदी जैसी धातुओं की कमी होने के कारण। देखिए दोआब क्षेत्र में इसने बड़ा ऋण दे दिया 70 लाख टके का, और चीज़ों को बार बार पढ़ा कीजिए जिससे वो याद हों अच्छी तरह से। दोआब क्षेत्र में इसने किसानों को 70 लाख टके का ऋण दिया। उसके बाद इसने क्या किया कि खुरासान अभियान के लिए सेना तैयार की और 3,70,000 सैनिकों को तैयार किया, उन्हें 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया, खजाना और खाली हो गया। फिर जो बचा कुचा था तो अब चांदी और सोने की जो मांग, चांदी और सोने की आपूर्ति विश्व भर में कम हो गई, उसकी जो धातुएं हैं उनकी कमी हो गई। तो अब इसको क्या करना पड़ा, इसने सोचा कि यार ऐसा करता हूँ। देखिए ये भी सोच गलत नहीं थी, इसने सोचा कि एक काम करते हैं, अपन सांकेतिक मुद्रा चलाते हैं। जैसे आजकल मुद्रा होती है ना, वो सोने या चांदी की नहीं होती है, वो एक तरह की सांकेतिक मुद्रा होती है, उसका एक मूल्य तय कर दिया जाता है। तो इसने वही किया, इसने एक सांकेतिक मुद्रा तैयार की जो तांबे की थी। देखिए फरिश्ता बोलेगा, फरिश्ता एक लेखक हैं, वो बोलते हैं कि वो कांसे की मुद्रा थी। तांबा और पीतल को मिलाकर एक मुद्रा तैयार हुई, उसको कांसे की मुद्रा बोला गया है जो इसने बनाई। पर जो आपके बर्नी आपको मिलेंगे, बर्नी ने क्या कहा है कि ये तांबे की है। तो ये कहीं आपको तांबे की मिलेगी, कहीं आपको कांसे की लिखी हुई मिलेगी। आपको जो भी क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप यही लिखेंगे। अगर कांसा ऑप्शन दिया है तो कांसा, और तांबा दिया है तो तांबा, लेकिन अगर तांबा कांसा दोनों दिए हैं तो आप कांसे पर टिक कर सकते हैं। और अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है, तो सबसे अच्छा ये है कि आप ये दोनों चीज़ें लिख दें कि बर्नी ने इसे तांबे की मुद्रा बताया है और फरिश्ते ने इसे कांसे की मुद्रा बताया है। ठीक है, तो इस पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसने सांकेतिक मुद्रा शुरू की और क्या किया इसने कि चांदी के टंके के बराबर उनका मूल्य घोषित कर दिया। इसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर घोषित किया। जियाउद्दीन बर्नी ने इसको सांकेतिक मुद्रा को तांबे की और फरिश्ता ने कांसे की बताया। इस तरह कि सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग इससे पहले मिस्र में हो चुका था। ऐसा नहीं है कि इसने पहली बार किया था या इसने कोई बहुत बड़ा इनोवेशन किया था। चीन और मंगोल में इस तरह के सफल प्रयोग हो चुके थे। उन्होंने मुद्राएं चलाई थी, मिस्र में भी चलाई थी और वो सफलतापूर्वक उनका उपयोग कर रहे थे। तो इसने सोचा यार वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसने भी सांकेतिक मुद्रा जो है वो चालू कर दी। परंतु भारत में लोगों ने घरों पर बड़ी मात्रा में इस तरह की मुद्राएं ढालनी शुरू कर दी। देखिए दोस्तों, भारत जो है ना वो जुगाड़ वाला देश है यहाँ जुगाड़ बहुत होता है, तो लोगों ने घरों पर ही सिक्के बनाना चालू कर दिए। इसका कारण सिक्कों पर राजकीय चिन्ह का ना होना था। एक ये भी इससे गलती हो गई कि इसने सिक्कों पर राजकीय चिन्ह नहीं बनवाया कुछ, और उसके कारण लोग घरों पर ढालने लगे इसको, और इसके कारण बाज़ार में जो है नकली सिक्के आने लगे। अब अगर भारत में देखिए नकली नोट का व्यापार होता है तो कितना नुकसान होता है किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको। तो इसी तरह से इसको भी नुकसान हुआ और जो अर्थव्यवस्था थी वो और ज़्यादा लचर हो गई। इसी दौरान इसने एक कराचिल अभियान चलाया। देखिए कराचिल अभियान है, ये कांगड़ा के जो पर्वतीय प्रदेशों में इस अभियान के लिए 10,000 सैनिक भेजे गए। कितने सैनिक दोस्तों? 10,000 सैनिक भेजे गए। और जब इसने सैनिक भेजे ना, शुरुआत में तो बहुत अच्छी सफलता मिली, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि बर्फीला तूफ़ान, भूस्खलन ये सब चालू हो गया वहाँ पर, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश था वही कांगड़ा का, हिमालय के पहाड़ों में। और 10,000 में से केवल 10 सैनिक वापस आए हैं। सोचिए आप कितना बड़ा नुकसान इसको हुआ। 10,000 में से केवल 10 सैनिक वापस आए। तो एक के बाद एक आप देखेंगे कि इसकी सारी जो इसने योजनाएं बनाई, योजनाएं सब अच्छी थी, सब इसने अच्छा सोचा था और अच्छा सोचकर ही काम किए थे, पर एक एक करके सारी योजनाएं इसकी विफल हो जाती हैं। 1351 ईस्वी में गुजरात में तागी नामक एक सूबेदार था। तागी नामक एक सूबेदार था, उसने जो है वो विद्रोह कर दिया। तागी उस विद्रोह को दबाने के लिए और तागी को हराने के लिए वो सिंध गया। सिंध में छोटी सी लड़ाई हुई, उसमें तागी हार गया और हार कर वो गुजरात गया, और गुजरात में तागी हारा और हार कर वो सिंध भाग गया। कहाँ भाग गया? वो सिंध भाग गया।
मोहम्मद बिन उसका पीछा करने के लिए सिंध गया। पर सिंध के रास्ते में ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई और एक ठट्टा नाम की जगह है सिंध के पास, एक ठट्टा नाम की जगह है, वहीं इसकी मौत हो गई। तो इस तरह जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो इसका काम हो गया वहाँ पर ख़त्म। और फिर इसकी मौत पर जो इसके विरोधी लोग थे बड़े खुश हुए। देखिए बंदा यूनी क्या लिखता है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से, प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बंदा यूनी साहब लिखते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो इतना जनता भी इससे त्रस्त थी, ये बंदा यूनी के इस कृत्य से समझ में आता है। तो एक लंबा शासन इसने किया 26 साल का, पर अंततः ये अपने अंत को प्राप्त हुआ। और इसके कुछ और चीज़ें हैं, उन्हें देख लेते हैं। अपने कुछ क्रूर कृत्यों के लिए इसे स्वप्नशील, जो इसने ये सब किया ना, इसके लिए इसे देखिए क्या क्या कहा, स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु तो ये कराची अभियान के लिए कहा गया होगा इसे, है ना, लोगों को 10,000 लोगों को मारवा दिया। पागल और स्वप्नशील इसे, जो इसने दूसरी, चाहे वो सांकेतिक मुद्रा हो चाहे राजधानी परिवर्तन हो, उनके लिए कहा गया होगा। होली दशहरा जैसे त्योहारों में, होली दशहरा जैसे त्योहारों में इसने खुद भाग लिया। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ऐसा काम किया है, तो आप याद रखेंगे। साथ ही गंगा जल का पान करता था और इसके कारण जो काजी थे, कई काजियों ने इसके विरुद्ध फतवा भी जारी कर दिया था कि तुम इस्लाम के विरुद्ध काम करते हो, तुम हिंदुओं के त्योहारों में जाते हो, तुम गंगा जल को पवित्र मानते हो, उसका पान करते हो। तो पर ये समझदार आदमी था, जानता था, तो इसने वो सब काम करता था विरोध के बाद भी। और इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम युद्ध हारे हैं। गियासुद्दीन तुगलक के समय भी मैंने पढ़ाया है कि ज़्यादातर युद्ध इसी ने लड़े हैं गियासुद्दीन तुगलक की तरफ से, और सभी जीते हैं। और अपने काल में भी इसने युद्ध कोई नहीं हारे हैं। इस कारण इसकी सत्ता इसके इतने बड़े विरोध के बावजूद भी चलती रही और सबसे बड़े साम्राज्य के साथ चलती रही। इब्न बतूता 1333 ईस्वी के काल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे 8 वर्षों के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त किया। देखिए इब्न बतूता जो था एक मोरक्को का निवासी था, वो भारत आया 1333 ईस्वी में, इसी के काल में आया था। किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार, सबसे ज़्यादा पूछा गया मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित, और अभी भी पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे इब्न बतूता इसके काल में भारत आया था और लगभग ये 17 साल 18 साल यहाँ पर रहा था। और उसके बाद जो है 14 साल रहा था, 1347 में इसे चीन भेज दिया था राजदूत बनाकर। और इसने रहला नामक किताब लिखी है जिसमें तुगलक वंश और उस समय की, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में भी है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी है, और उस समय की आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक स्थितियों का इसने बहुत विस्तृत वर्णन किया है। तो याद रखेंगे रहला। मोहम्मद बिन तुगलक खुद इतना बड़ा विद्वान था, तो मैंने ढूंढा कि उसने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, तो उसने एक किताब लिखी है। एक किताब मोहम्मद बिन तुगलक ने लिखी है जिसका नाम है इंशा-ए-महरू। इंशा-ए-महरू बहुत कम जगह लिखा है। मैंने सोचा इतना बड़ा विद्वान है तो कुछ तो लिखा होगा, ढूंढा तो फिर किताब मिली इंशा-ए-महरू। तो ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा राजमुंद्री अभिलेख है, एक राजमुंद्री अभिलेख है, उसमें इसकी जितनी भी विजय है ना, उनके बारे में विस्तार से वर्णन दिया गया। तो दोस्तों ये हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ख़त्म हुआ, और अगले चैप्टर में हम फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे चैप्टर अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ जो हमारा वीडियो है उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।